17 जनवरी 2008 ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 38 12 घंटे की फ्लाइट के बाद हीथ्रो की तरफ स्मूथली डिसेंड कर रहा है। सब कुछ नॉर्मल, एक रूटीन लैंडिंग। फिर अचानक सब बदल जाता है। सिर्फ 700 फीट पर बिना वार्निंग के दोनों इंजन थ्रस्ट देना लगभग बंद कर देते हैं। पायलट्स तुरंत रिएक्ट करते हैं, लेकिन इंजन रिस्पॉन्स नहीं देते। रनवे सामने है, मौसम बिल्कुल परफेक्ट, फिर भी एयरक्राफ्ट धीरे धीरे कंट्रोल लूज करता हुआ नीचे गिर रहा है। 500 फीट, 300 फीट, एयरक्राफ्ट बहुत खतरनाक हद तक स्लो हो चुका है। रनवे अभी भी दूर है। कॉकपिट में अलार्म्स गूंज रहे हैं। 100 फीट, अब 136 लोगों की जिंदगी सिर्फ कुछ सेकंड्स पर टिकी है। क्या पायलट्स कंट्रोल वापस ले पाएंगे या रनवे से पहले ही सब खत्म हो जाएगा? ये है ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 38 की कहानी। 17 जनवरी 2008 की सुबह बीजिंग एयरपोर्ट पर ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 38 लंदन के लिए रेडी थी। इसे लगभग 8100 किलोमीटर का सफर 11 घंटे में तय करना था। एयरक्राफ्ट अभी कुछ देर पहले ही लैंड हुआ था और अब टर्न अराउंड तेजी से चल रहा था। ग्राउंड क्रू फ्यूल एंड कार्गो हैंडल कर रहे थे। इंजीनियर्स हर सिस्टम चेक कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। बाहर से ये एक रूटीन इंटरनेशनल फ्लाइट लग रही थी। ये था बोइंग 777, साल पुराना, स्ट्रॉन्ग सेफ्टी रिकॉर्ड के साथ। कोई मेजर इश्यू कभी रिपोर्ट नहीं हुआ। इसमें लगे थे रोल्स रॉयस ट्रेंट 895 इंजन, उस वक्त के सबसे रिलायबल इंजनों में से एक। हर चीज परफेक्ट लग रही थी और किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद ये फ्लाइट एविएशन हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएगी। फ्लाइट की कमांड थी 43 साल के एक्सपीरियंस्ड कैप्टन पीटर बर्कल के हाथ में, जिनके पास 12,700 से ज्यादा फ्लाइंग घंटों का एक्सपीरियंस था, जिसमें से 8,500 घंटे बोइंग 777 पर थे। वो इस एयरक्राफ्ट को अंदर तक समझते थे। उनके साथ थे सीनियर फर्स्ट ऑफिसर जॉन कावर्ड। उनके पास 9,000 घंटों का एक्सपीरियंस था, जिसमें 7,000 घंटे इसी 777 पर थे। कॉकपिट में तीसरी पायलट थी कॉनर मैगनस, जो एक रिलीफ पायलट थी, जिनके पास 5,000 घंटों का एक्सपीरियंस था और 1,100 घंटे इसी एयरक्राफ्ट पर थे। सीधी बात, कॉकपिट में 3 हाईली एक्सपीरियंस्ड और ट्रेन पायलट्स बैठे थे। ऐसे क्रू के साथ हर सिचुएशन नॉर्मली हैंडल हो जाती है, लेकिन इस बार सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। केबिन में 13 क्रू मेंबर्स 136 पैसेंजर्स का ख्याल रख रहे थे। सब कुछ परफेक्टली सेट लग रहा था। क्रू फ्रेश, एयरक्राफ्ट रिलायबल, कंडीशंस एक्सीलेंट। इसीलिए किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे सब कुछ इतना अचानक और डेंजरस हो जाएगा। अब आते हैं उस क्रूशियल मोमेंट पर, जहां से सब कुछ बदलने वाला था। ये एयरक्राफ्ट पहले लंदन से बीजिंग आया था। लैंडिंग के वक्त टैंक्स में बचा फ्यूल लगभग -20 डिग्री सेल्सियस था। रिटर्न फ्लाइट के लिए जो नया फ्यूल भरा गया था, वह भी सिर्फ -2 डिग्री सेल्सियस का था। यानी टेक ऑफ से पहले ही फ्यूल काफी ठंडा था। उस वक्त यह बिल्कुल नॉर्मल लगा, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर टेम्परेचर और गिरता है और ठंडा फ्यूल कॉमन बात है। लेकिन यही छोटी सी डिटेल आगे चलकर एक बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली थी। प्री फ्लाइट ब्रीफिंग में पायलट्स ने रूट रिव्यू किया। एयरक्राफ्ट को नॉर्थ ईस्ट से रूस के एक्सट्रीम कोल्ड रीजन के ऊपर से फ्लाई करना था। नॉर्मली यहाँ टेम्परेचर -50 से -60 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन उस दिन फोरकास्ट और भी एक्सट्रीम था। कुछ एरियाज में -70 डिग्री सेल्सियस तक। यह काफी अजीब तो था, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। इसीलिए फ्लाइट प्लानिंग टीम ने एक एक्स्ट्रा सेफ्टी स्टेप लिया। रूट में स्टेप डिसेंट्स ऐड किए गए, जिसमें प्लेन कभी हाई एल्टीट्यूड पर रहता और कभी नीचे आ जाता, ताकि कुछ वक्त के लिए वह थोड़ी गर्म और लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सके। सिंपल गोल था फ्यूल को बहुत ज्यादा ठंडा होने से बचाना। उस वक्त ये एक नॉर्मल सेफ्टी स्टेप लग रहा था, लेकिन बाद में यही एक्सट्रीम कोल्ड इस इंसिडेंट की सबसे बड़ी वजह बन गया। अब सवाल यह है कि बाहर का टेम्परेचर इतना अहम क्यों होता है? एयरक्राफ्ट खुद बहुत ज्यादा ठंड को हैंडल कर सकता है। असल में मसला एयरक्राफ्ट का नहीं होता, मसला फ्यूल का होता है। जेट A1 फ्यूल लगभग -40 डिग्री सेल्सियस पर अपनी प्रॉपर्टीज चेंज करना शुरू करता है। ये फ्रीज नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वैक्स जैसा थिक यानी गाढ़ा हो जाता है, और यहीं से असल खतरा शुरू होता है। जब फ्यूल गाढ़ा हो जाए तो वह स्मूथली फ्लो नहीं करता। फिल्टर्स एंड पंप्स पर प्रेशर बढ़ता है और वर्स्ट केस में सिस्टम जैम भी हो सकता है। और अगर फ्यूल फ्लो डिस्टर्ब हो गया तो इंजन तक सप्लाई भी अफेक्ट होती है, और एयरक्राफ्ट के लिए यही सबसे बड़ा खतरा होता है। फ्यूल कभी भी सीधे बाहर की हवा जितना ठंडा नहीं होता। एयरक्राफ्ट के विंग टैंक्स में सिस्टम्स नेचुरली थोड़ी हीट मेंटेन करते हैं ताकि फ्यूल स्टेबल रहे। इसके साथ कॉकपिट में फ्यूल टेम्परेचर वार्निंग सिस्टम होता है। अगर फ्यूल डेंजरसली ठंडा होने लगे तो पायलट्स को अलर्ट मिल जाता है। ऐसे केस में एयरक्राफ्ट को अक्सर नीचे एल्टीट्यूड पर ले जाया जाता है, जहां हवा थोड़ी गर्म होती है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। चाहे बाहर -70 डिग्री सेल्सियस हो और फ्यूल का फ्रीजिंग पॉइंट -44 डिग्री सेल्सियस हो, फ्यूल फौरन फ्रीज नहीं होता। इसकी वजह एयरक्राफ्ट की स्पीड होती है। तेज स्पीड पर हवा कंप्रेस होती है और टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए एविएशन में सिर्फ आउटसाइड टेम्परेचर इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि टोटल एयर टेम्परेचर देखा जाता है। इस केस में भी रियल इफेक्टिव टेम्परेचर
लगभग -35 से -40 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। मतलब सिचुएशन रिस्की जरूर थी, लेकिन अभी भी कंट्रोल लिमिट्स के अंदर लग रही थी। यहाँ एक हिडन फैक्टर होता है, पानी। एयरलाइंस फ्यूल को जितना हो सके ड्राई रखने की कोशिश करती है, लेकिन 100% वाटर रिमूवल पॉसिबल नहीं होता। थोड़ी सी मॉइस्चर हमेशा फ्यूल सिस्टम में रह जाती है। हाई एल्टीट्यूड पर जब टेम्परेचर -5 से -20 डिग्री सेल्सियस तक गिरता है, तो ये माइक्रोस्कोपिक पानी की बूंदें फ्रीज होकर आइस क्रिस्टल्स बन जाती हैं। शुरू में ये बहुत छोटी होती हैं, लेकिन टाइम के साथ मिलकर बड़ी आइस पार्टिकल्स बन सकती हैं। खतरा तब शुरू होता है जब ये बर्फ फ्यूल सिस्टम के टाइट पाइप्स या फिल्टर्स में जम जाए। इससे फ्यूल का फ्लो रुक जाता है या कम हो जाता है, और एक्सट्रीम केस में ब्लॉक भी हो सकता है। इंजन को लगातार फ्यूल सप्लाई चाहिए होती है। अगर सप्लाई ड्रॉप हो जाए तो पावर लॉस या इंजन शट डाउन तक हो सकता है। मतलब असल खतरा सिर्फ ठंड नहीं था, बल्कि बर्फ का गलत जगह पर जम जाना था। और अगर ये लैंडिंग जैसी क्रिटिकल फेज में हो तो सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और इस फ्लाइट में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। क्रू ने नॉर्मल प्री फ्लाइट प्रिपरेशन पूरी की। पायलट्स को पता था कि जर्नी में खतरनाक ठंड आएगी, इसलिए फ्यूल टेम्परेचर को बार बार मॉनिटर करने का फैसला किया गया। सभी सिस्टम्स चेक हुए, कोई इश्यू नहीं मिला। फिर एयरक्राफ्ट पुश बैक हुआ, टैक्सी करके रनवे पर आया, और बीजिंग टाइम 10:09 पर बोइंग 777 ने टेक ऑफ किया। 136 पैसेंजर्स और लगभग 79,000 किलोग्राम फ्यूल के साथ यह मैसिव एयरक्राफ्ट धीरे धीरे क्लाइम करता हुआ नॉर्थ ईस्ट रूट पर अपनी लॉन्ग जर्नी स्टार्ट कर गया। कुछ ही देर बाद एटीसी ने इंस्ट्रक्शन दिया कि एयरक्राफ्ट को 35,000 फीट तक क्लाइम करना है। क्रू ने ऑर्डर फॉलो किया और बोइंग 777 ने स्मूथली क्लाइम स्टार्ट कर दी। सब कुछ स्टेबल और रूटीन लग रहा था, लेकिन आगे जो होने वाला था वो इस स्मूथ फ्लाइट के बिल्कुल उलट था। पूरे सफर के दौरान फ्यूल टेम्परेचर बार बार मॉनिटर होता रहा। रिकॉर्ड्स के मुताबिक फ्यूल कभी भी -34 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गया, जो फ्रीजिंग पॉइंट यानी -44 डिग्री सेल्सियस से काफी सेफ था। इसीलिए क्रू को सिचुएशन नॉर्मल और सेफ लग रही थी। जैसे जैसे एयरक्राफ्ट रूस और नॉर्दर्न यूरोप के बर्फीले इलाकों से गुजरता गया, फ्यूल बर्न होता रहा और एयरक्राफ्ट हल्का होता गया। वेट कम होने की वजह से स्वीडन के ऊपर एयरक्राफ्ट को और ज्यादा एल्टीट्यूड लगभग 40,000 फीट पर ले जाया गया। फिर सब कुछ नॉर्मल लगते हुए हीथ्रो के लिए डिसेंट स्टार्ट हुआ। क्रू के लिए यह रूटीन लैंडिंग फेज था, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली प्रॉब्लम अब अभी शुरू होने वाली थी। लैंडिंग से करीब 40 मिनट पहले एटीसी ने फ्लाइट 38 को 11,000 फीट पर नॉर्थ ईस्ट लंदन में होल्डिंग पैटर्न में एंटर करने का इंस्ट्रक्शन दिया। हीथ्रो जैसे बिजी एयरपोर्ट पर यह एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है ताकि रनवे ट्रैफिक मैनेज हो सके। उस वक्त कैप्टन एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे थे, जबकि फाइनल लैंडिंग सीनियर फर्स्ट ऑफिसर के पास प्लान के मुताबिक होनी थी। एयरक्राफ्ट करीब 5 मिनट होल्डिंग पैटर्न में रहा। फिर एटीसी ने 9,000 फीट तक डिसेंड करने का क्लियरेंस दिया। उसके बाद फ्लाइट 38 को रनवे 27 लेफ्ट के लिए ILS अप्रोच क्लियर कर दिया गया, यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के जरिए फाइनल अप्रोच स्टार्ट हो गई। ऑटो पायलट और ऑटो थ्रॉटल दोनों नॉर्मल तरीके से काम कर रहे थे और एयरक्राफ्ट स्मूथली डिसेंड कर रहा था। 3,000 फीट पर आते ही एयरक्राफ्ट बादलों से बाहर निकला। रनवे क्लियरली विजिबल था, बिल्कुल सामने। लंबी थका देने वाली फ्लाइट अब अपने आखिरी फेज में थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही एयरक्राफ्ट आखिरी के 1,000 फीट में एंटर हुआ, सिचुएशन में एक ऐसा चेंज आने वाला था जो पूरी फ्लाइट को खतरे में डाल सकता था। एयरक्राफ्ट फुली लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन में था। लैंडिंग गियर डाउन और फ्लैप्स 30% थे। बोइंग 777 स्टेबल डिसेंट के साथ रनवे की तरफ आ रहा था। ऑटो पायलट एक्टिव था और प्लान के मुताबिक 600 फीट पर फर्स्ट ऑफिसर मैनुअल लैंडिंग टेक ओवर करने वाले थे। बादलों से निकलते ही रनवे क्लियर दिखने लगा और कंट्रोल फर्स्ट ऑफिसर को हैंड ओवर कर दिया गया। ऑटो थ्रॉटल ने रिस्पॉन्स दिया और मल्टीपल टाइम्स थ्रस्ट एडजस्ट किया ताकि स्पीड स्टेबल रहे। लेकिन जब फोर्थ थ्रस्ट इंक्रीज हुआ, एयरक्राफ्ट लगभग 720 फीट पर था। तभी पहली सीरियस प्रॉब्लम नोटिस हुई। राइट इंजन धीरे धीरे पावर लॉस कर रहा था, जैसे उसकी स्पीड कम होती जा रही हो। जैसे ही पावर कम महसूस हुई, ऑटो थ्रॉटल ने लेफ्ट इंजन की पावर बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इस बार इंजन सही तरह रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। एयरक्राफ्ट 100 फीट और नीचे आता है और अचानक लेफ्ट इंजन भी पावर लॉस करना स्टार्ट कर देता है। हाइट बताने वाला सिस्टम कॉकपिट में बार बार आवाज देकर हाइट अनाउंस कर रहा था। कैप्टन ने लैंडिंग को स्टेबल कंफर्म किया और हीथ्रो टावर से लैंडिंग की परमिशन भी मिल गई। एयरक्राफ्ट रनवे से सिर्फ 30 सेकंड दूर था, लेकिन कॉकपिट का माहौल बदल चुका था। दोनों इंजन अब सिर्फ लो पावर पर चल रहे थे और स्पीड लगातार कम होती जा रही थी। नॉर्मल 135 नॉट की स्पीड भी धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। क्रू ने थ्रस्ट लीवर्स बार बार एडजस्ट किए, लेकिन इंजन से कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब सिचुएशन क्लियर थी। एयरक्राफ्ट की स्पीड इतनी कम हो चुकी थी कि विंग्स रिक्वायर्ड लिफ्ट जनरेट नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से
से प्लेन अपने सेफ पाथ से नीचे ड्रिफ्ट करने लगा। क्योंकि ऑटो पायलट अभी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था, सिस्टम ने करेक्शन की कोशिश की, नोज थोड़ी ऊपर की और पावर बढ़ाने का कमांड दिया, लेकिन इंजन्स पहले से ही सही तरह रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। रिजल्ट उल्टा हुआ, नोज ऊपर जाने से स्पीड और तेजी से गिरने लगी। लगभग 160 टन का बोइंग 777 अब लगभग पावर लॉस के बिल्कुल करीब था और सिचुएशन तेजी से खराब होती जा रही थी। कॉकपिट में सिर्फ एक सवाल रह गया था, क्या यह एयरक्राफ्ट रनवे तक पहुंचेगा या उससे पहले ही सब खत्म हो जाएगा। ऑटो थ्रॉटल ने इंजन्स को ज्यादा प्रेशर से बचाने के लिए पावर कंट्रोल को लिमिट कर दिया, जिसकी वजह से दोनों थ्रस्ट लीवर्स एक जैसी पोजीशन पर नहीं थे, एक थोड़ा आगे नजर आ रहा था। यह बात फर्स्ट ऑफिसर ने नोटिस की और उनका फोकस उसी पर चला गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस दौरान कैप्टन ने नॉर्मल कॉल दिया, एयरक्राफ्ट स्टेबल है। इसका मतलब प्लेन स्टेबल है। प्रोसीजर के मुताबिक फर्स्ट ऑफिसर को कंटिन्यू कहना होता है, लेकिन उन्होंने रुक कर सोचा क्योंकि प्लेन की स्पीड साफ तौर पर कम हो रही थी। सबसे कंफ्यूजिंग बात यह थी कि कोई इंजन फेलियर वार्निंग नहीं आई। दोनों इंजन्स चल तो रहे थे, लेकिन उनकी पावर काम नहीं कर रही थी। बाद में रिकॉर्डिंग्स में क्रू का कंफ्यूजन भी सुना गया, जहां वे कह रहे थे, इंजन लो पावर पर क्यों चल रहे हैं? पायलट्स जल्दी से समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समय उनका साथ नहीं दे रहा था। जब एयरक्राफ्ट की स्पीड 108 नॉट तक गिर गई, कॉकपिट में लो स्पीड वार्निंग आ गई। इस सीरियस मोमेंट पर कैप्टन ने एक नॉर्मल स्टेप से हटकर एक क्रिटिकल स्टेप लिया। उन्होंने फ्लैप्स 30 से हटाकर फ्लैप्स 25 कर दिए। साथ ही इंजन स्टार्ट स्विचेस और APU भी ऑन कर दिए गए ताकि एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल सके। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि प्लेन की नोज पहले ही बहुत ऊपर थी और स्पीड बहुत कम हो चुकी थी। जैसे ही स्पीड और कम हुई, एक और वार्निंग आई, स्टिक शेकर। यह सिस्टम कंट्रोल हैंडल को जोर से हिलाता है ताकि पायलट को पता चल जाए कि प्लेन गिरने के बहुत करीब है। अब सिचुएशन सिर्फ स्लो स्पीड की नहीं थी, इस प्लेन के नीचे गिरने का बहुत सीरियस खतरा बन चुका था। स्टिक शेकर एक्टिवेट होते ही फर्स्ट ऑफिसर ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कंट्रोल हैंडल को आगे पुश किया ताकि प्लेन की नोज नीचे आए और प्लेन गिरने से बच सके। इस एक्शन के साथ ही ऑटो पायलट बंद हो गया और बोइंग 777 पूरी तरह मैनुअल कंट्रोल में आ गया। कैप्टन ने सिचुएशन की सीरियसनेस समझकर तुरंत इमरजेंसी कॉल यानी मेडे भेज दी। लेकिन अब समय बहुत कम रह गया था। इतना टाइम भी नहीं था कि केबिन क्रू को वार्निंग दी जाए या पैसेंजर्स को अलर्ट किया जा सके। कॉकपिट में बहुत ज्यादा टेंशन थी और केबिन में लोग नॉर्मल लैंडिंग की उम्मीद के साथ बैठे थे, बिना जाने कि अगले कुछ सेकंड में क्या होने वाला है। एयरक्राफ्ट अब तेजी से नीचे आ रहा था। फर्स्ट ऑफिसर ने लास्ट ट्राई किया और कंट्रोल हैंडल पीछे खींचकर प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन स्पीड पहले ही बहुत कम थी और बचने का समय लगभग खत्म हो चुका था। प्लेन लगभग 1400 फीट प्रति मिनट की स्पीड से नीचे आता हुआ रनवे से करीब 330 मीटर पहले जमीन से टकरा गया। सबसे पहले लैंडिंग व्हील्स जमीन से हिट हुए, जोर का झटका लगा, प्लेन थोड़ा उछला और राइट साइड का लैंडिंग व्हील टूट गया। इतने बड़े इम्पैक्ट के बावजूद बोइंग 777 का मेन स्ट्रक्चर टूटने से बच गया। काफी पैसेंजर्स और क्रू को छोटी छोटी चोटें आईं, लेकिन एक हैरान करने वाली बात यह थी कि ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 38 में सारे लोग क्रैश के बावजूद जिंदा बच गए। ये एविएशन हिस्ट्री का एक रेयर मिरेकल बन गया। एक्सीडेंट के तुरंत बाद रेस्क्यू टीम्स सीन पर पहुंच गईं। सेफ्टी के लिए हीथ्रो एयरपोर्ट की ऑपरेशंस टेम्पररी तौर पर सस्पेंड कर दी गईं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि इतना मॉडर्न एयरक्राफ्ट रनवे के पास आकर पावर लॉस कैसे कर गया। कॉकपिट में जो लो स्पीड वार्निंग और स्टिक शेकर आया, वो सिर्फ लास्ट अलर्ट्स थे। असल प्रॉब्लम उससे पहले ही चुपके शुरू हो चुकी थी। यही बात इस इंसिडेंट को और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है। फेलियर अचानक लास्ट सेकंड पर नहीं हुआ, बल्कि पूरी फ्लाइट के दौरान धीरे धीरे डेवलप होता रहा। बोइंग 777 में 3 फ्यूल टैंक्स होते हैं और लंबी फ्लाइट्स में फ्यूल का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता रहता है। जेट फ्यूल खुद फ्रीज नहीं होता, लेकिन उसके अंदर जो बहुत छोटी सी पानी की बूंदें होती हैं, वो ठंड में जमकर बर्फ बन जाती है। यह आइस धीरे धीरे फ्यूल सिस्टम की वॉल्स पर चिपक सकती है। नॉर्मल सिचुएशन में यह आइस एक हीटिंग सिस्टम से गुजरते हुए पिघल जाती है और सब ठीक रहता है। लेकिन इस फ्लाइट में फ्यूल का फ्लो काफी देर तक कम रहा, इसलिए आइस को ठीक से मेल्ट होने का मौका नहीं मिला। वह सिस्टम के अंदर जमती रही। जब प्लेन नीचे आने लगा, ऑटो थ्रॉटल ने अचानक पावर बढ़ाई तो फ्यूल का फ्लो तेज हो गया और जो आइस जम चुकी थी वह टूटकर मूव होने लगी। प्रॉब्लम तब सीरियस हुई जब यह आइस फ्यूल सिस्टम के फिल्टर पर जम गई और फ्यूल का रास्ता तंग हो गया। यहीं से प्रॉब्लम का सिलसिला शुरू हुआ। जैसे जैसे प्लेन नीचे आता गया, इंजन्स को फ्यूल कम मिलता गया और आखिर में इतना कम हो गया कि इंजन्स पावर मेंटेन नहीं कर सके। इसी चेन रिएक्शन की वजह से स्पीड गिरती गई और लैंडिंग से पहले सिचुएशन क्रैश तक पहुंच गई। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि एयरक्राफ्ट
को इतना ज्यादा डैमेज हुआ था कि उसकी रिपेयर पॉसिबल नहीं थी, इसलिए उसे ऑफिशियली टोटल लॉस डिक्लेयर कर दिया गया। यह बोइंग 777 के हिस्ट्री में पहला मेजर केस बना। इंसिडेंट के बाद दोनों पायलट्स को टेम्पररी तौर पर फ्लाइंग ड्यूटीज से हटा दिया गया, लेकिन डिटेल्ड मेडिकल और मेंटल चेक के बाद उन्हें फिट डिक्लेयर करके वापस सर्विस में अलाउ कर दिया गया। और इस पूरी स्टोरी की सबसे रिमार्केबल बात यह थी, इतनी मुश्किल लैंडिंग के बावजूद ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 38 में हर पैसेंजर और क्रू मेंबर जिंदा बच गया।